हेलो बेटा, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास ऑफ विनीता मैम। कैसे हो आप सब? बढ़िया बच्चों, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। और प्री बोर्ड से पहले कोशिश करते हैं कि काफ़ी सारा टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। और मैक्सिमम टॉपिक हमने डाल भी दिया है। और आज जो है, आज का जो टॉपिक है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। इससे मतलब 100% है, इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपेयरिंग में या तो रीजनिंग क्वेश्चन। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो बेटा इसमें जो पोर्शन आता है वो मैं स्टार्ट करके बताती हूँ क्या रहेगा ये टॉपिक। जैसा आप देख सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो देखो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रीजनिंग या कंपेयरिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट। अब देखो, इसका जो दो पोर्शन आपको दिख रहा है, एक एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी वीडियो हम लोगों ने बना ली है। ये पूरा पूरा पोर्शन हमने डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक चेक कर लेना, और जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना, जो फिक्स एग्जाम्पल्स है, उन्हीं से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल्स जितने आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, वो सारे एग्जाम्पल ही मैंने आपको बता दिया उसमें। तो आज जो है बेटा हम लोग ये पोर्शन कवर करने वाले हैं। कौन सा? बेसिक स्ट्रेंथ कवर करने वाले हैं। और एसिड में जैसे हम लोगों ने देखा था कौन कौन से कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ जिसमें तुम कंपेयर करते थे वो ये कंपाउंड्स होते थे, वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ जिसमें कंपेयर करोगे वो ये कंपाउंड्स होंगे, अमाइंस एंड एनिलीन्स। तो बेसिक स्ट्रेंथ आपको इन्हीं में कंपेयर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो देखते हैं कैसे तुम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी कंपाउंड को आप बेस कहते क्यों हो, क्या रीजन है, मतलब क्या ऐसी चीज उसमें दिखती है कि उसको आप बेस बोलते हो। तो देखो, अमाइन से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अमोनिया। सबसे पहले हम देखेंगे अमोनिया। तो अमोनिया के बारे में बेटा जानते हो तुम लोग कि ये क्या है, एसिड है या बेस है ना। अगर ये एसिड है या बेस है, अगर इसको जानते हो बेस है, तो फिर कैसे पता चलता है कि ये बेस है? तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हो? तो बेटा अमोनिया में बता दूं आपको कि ये बेस होता है, राइट। अब ये बेस होता है, ये किसने कहा बेस होता है और कैसे पता चलता है ये बेस होता है? तो यहाँ पर बेटा हम दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन कौन सा? एक होता है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बेटा आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम 11th के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग चेक करेंगे बेटा यहाँ पर लुईस कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आपको कंपेयर करना होगा ना, कंपेयर करते समय आपको जब सही तरीके से रूल पता होगा कैसे तुम बेस को कंपेयर, कैसे तुम चेक करते हो बेसिक स्ट्रेंथ, तभी आप कंपेयर भी कर पाओगे, है ना। तो जो रूल है एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए। तो इसको बेटा हम लोग बेस क्यों कहते हैं वो पहले समझो। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, बेस की सिर्फ बात करेंगे बेटा यहाँ पर, बेस के लिए ये क्या कहते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करें, ठीक है, उनको बोलते हैं बेस। प्रोटॉन का मतलब बोलो क्या? प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H प्लस आयन, यानी कि H प्लस आयन जो ले सकते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्लियर? तो जो H प्लस आयन ले सकते हैं, अब H प्लस आयन को कौन लेगा? H प्लस आयन के पास देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और H प्लस आयन का मतलब वो भी चला गया। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर इसको किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए होता होगा तो कितने, मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इसको? इसको मिनिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, क्योंकि ये स्टेबल बनेगा ना, ड्यूप्लेट बनाएगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो प्रोटॉन को वही ले पाएगा जो इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट वो कर सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अगर प्रोटॉन को अटैक कराओ यहाँ पर, तो अमोनिया जो है अपना वही फ्री इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, राइट। तो ये बन जाता है अमोनियम आयन। तो बेटा अमोनिया को आप क्या कह सकते हो? बेस बोलोगे ना। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्स्टेड कहते हैं कि जो प्रोटॉन ले सकता है, अमोनिया प्रोटॉन ले सकता है, तो ये क्या हो गया? बेस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी चेक कर लो, लुईस कॉन्सेप्ट भी चेक करो। लुईस के अकॉर्डिंग बेस किसे बोलते हो? लुईस के अकॉर्डिंग बेस वो होता है बेटा, देखो इनके अकॉर्डिंग बेस वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, राइट। क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। जो लोन पेयर का मतलब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको क्या बोलते हो? बेस। ऐसा कहते हैं लुईस, ठीक। तो लुईस के हिसाब से ये क्या हो गया? बेस। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है? जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो डोनेट करेगा ना। तो देखो अमोनिया के पास क्या होता है, देखो अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये क्या हो गया? बेस, राइट। तो अब देखो ये चीज तुमने समझी, इसी से आगे जितने भी कंपाउंड होंगे उसको कंपेयर तुम इसी लॉजिक से कर पाओगे। क्या दो लॉजिक देखा हमने? एक तो जो आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, राइट। एक जो आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, मतलब ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, वो बेस। दूसरा तुम क्या देखोगे? जो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको बोलते हो बेस। तो ये दोनों चीजें तुम्हें चेक करनी होगी, राइट। तो अब देखो यहाँ पर कंपेयर कर लो तुम, ये पॉइंट्स जो इसके हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे, देखो अब बेटा हम कंपेयर करने जा रहे हैं अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ। अमाइन हमारे पास बेटा देखो अभी हमने क्या लिया था? अमोनिया। ये है अमोनिया, और ये देखो क्या हो गया? RNH2। ये क्या हो गया? अमाइन, राइट। अल्काइल ग्रुप अगर इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या हो गया? अमाइन हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हमें कंपेयर करना है, तुम दोनों लॉजिक चेक कर सकते हो। कौन सा? या तो तुम प्रोटॉन एक्सेप्टर चेक कर लो, या तुम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी चेक कर लो। मैं दोनों तरीके से तुम्हें बताती हूँ। देखो अगर मैं इसका अमोनियम आयन बनाऊं, है ना, और इसका भी अमोनियम आयन बनाऊं, अब तुम्हें क्या देखना है कि इसने प्रोटॉन लिया, अमाइन ने प्रोटॉन लिया तो ये अमोनियम बन गया, अमोनिया ने प्रोटॉन लिया ये अमोनियम बन गया, ठीक है। यहां पर तुम्हें चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। अगर आप ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट देखते हो तो आपको क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, राइट। तो अब देखो बेटा, यहां पर अमोनियम आयन है और यहां पर अमोनियम आयन है, और ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इन शॉर्ट तुम क्या कह सकते हो? प्लस आई इफेक्ट अगर है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। देखो ये तो हमने ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से देखा अमोनियम आयन किसका ज्यादा स्टेबल है, ये अमोनियम ज्यादा स्टेबल है या ये अमोनियम ज्यादा स्टेबल है। दूसरा कॉन्सेप्ट भी देखो, देखो ये आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, राइट। अब ये देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये और भी इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दोनों कॉन्सेप्ट से देखो तो तुम्हें मोर बेसिक कौन सा दिख रहा है? देखो कौन सा दिख रहा है? अमाइन। समझ में आ गई बात? क्लियर है बिल्कुल? देखो तो जब कंपेयर करोगे अमोनिया और अमाइन में तो कौन सा ज्यादा बेसिक है? अमाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले नोट कर लो। अमोनिया और अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा? अमाइन का। फैक्टर क्या यूज हुआ? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से अमोनियम आयन भी स्टेबल हो रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। मतलब लुईस कॉन्सेप्ट से भी चेक करोगे तो भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से चेक करोगे तो भी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। अब बेटा हम कंपेयर करेंगे अमाइन को आपस में, अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है तुम्हें कि इसके फेज को भी तुम्हें ध्यान रखना है, फेज का भी ध्यान देना है कि किस फेज में है। तो पहले हम कंसिडर करेंगे बेटा किस फेज में? गैस फेज में। अमाइन को कंपेयर करना है आपको किस फेज में? गैस फेज में। ये नोट कर लिया? चलो अब देखो ये हमने लिया RNH2, RNH2, और ये हमने ले लिया
सेकेंडरी अमाइन और ये हमने ले लिया टर्शियरी अमाइन। इन गैस फेज अगर देखो बेटा तो क्या हो रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आर अल्काइल ग्रुप बढ़ा रहे हो, है ना, और अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने का मतलब है कि आप क्या बढ़ा रहे हो, प्लस आई इफेक्ट। क्या इंक्रीज हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट। और पीछे हम लोगों ने देखा कि प्लस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट इन गैस फेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैस फेज में ये ऑर्डर होगा, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर है, ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। कौन सा इसमें आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो नाइट्रोजन इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर आप इसको अमोनियम आयन बना करके भी कंपेयर करोगे तो अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, किससे, प्लस आई इफेक्ट से, राइट। तो चलो देखो, गैस फेज में ये ऑर्डर याद रखो, क्लियर है। अब अगर हम इसे एक्वस फेज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वस फेज में अगर देखो, एक्वस फेज होने का मतलब बेटा क्या है कि तुमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो देखो, पहले तो पॉइंट लिख लो, अगर मिथाइल मिथाइल का अमाइन बनाते हो, है ना, मिथाइल का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन बनाते हो तो इसका ऑर्डर कुछ और होगा। और हायर अल्काइल में इथाइल अमाइन ले लो, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, हायर अल्काइल में कोई भी अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन से ज्यादा जो भी होगा वो सारे आ जाएंगे हायर अल्काइल में। तो इसका ऑर्डर कुछ और होगा, इसका ऑर्डर कुछ और होगा बेटा। इसमें जो होता है सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है, देन प्राइमरी होता है, एंड देन टर्शियरी होता है ना। रीजन अभी मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। अब इसमें जो ऑर्डर होता है वो पहले मैं एग्जांपल आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर सेकेंडरी सबसे ज्यादा होता है, देन टर्शियरी होता है और देन प्राइमरी होता है ना। ये ऑर्डर बेटा कैसे, जैसे देखो यहाँ पर हमने ले लिया सेकेंडरी अमाइन, मिथाइल का सेकेंडरी अमाइन डाई मिथाइल अमाइन हो गया, राइट। इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, देन क्या लोगे, प्राइमरी अमाइन NH2। फिर क्या लेना है तुम्हें, टर्शियरी अमाइन। ये बेटा मिथाइल का ऑर्डर होगा लोअर अल्काइल में। हायर अल्काइल में इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कोई भी ले लो, C2H5 ट्वाइस, इसका भी सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। बट यहां पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यहां टर्शियरी पहले आ जाएगा, C2H5 ट्वाइस N आ जाएगा, एंड देन प्राइमरी आ जाएगा, C2H5 NH2। तो पहले तो ये ऑर्डर नोट कर लो तुम, है ना। और सबसे सिंपल तरीका याद करने का इसका मैं बता दूं, बिल्कुल इजीली अगर याद करना हो तो मिथाइल अमाइन के लिए तुम 213 नंबर ये याद कर सकते हो, इथाइल अमाइन के लिए 231 नंबर याद कर सकते हो, है ना। इस नंबर का मतलब क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी, सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी, ये याद करने का तरीका है कि मतलब तुम एग्जाम में भूलो नहीं। बट रीजन क्या होता है इसका वो अभी मैं बताती हूँ, पहले तो ये एग्जाम्पल नोट कर लो और ये ऑर्डर भी नोट कर लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये तुमसे पूछते हैं, है ना, अमाइन की कंपेयरिंग। तो देखो इसमें समझते हैं कि क्या फैक्टर वर्क करता है इसमें। जब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो यहाँ पर बेटा दो फैक्टर वर्क कर रहे होते हैं। जब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो दो फैक्टर वर्क कर रहे होते हैं, स्टेरिक इफेक्ट एंड हाइड्रेशन एनर्जी। स्टेरिक इफेक्ट एंड हाइड्रेशन एनर्जी। स्टेरिक इफेक्ट बेटा क्राउडनेस से बढ़ता है, जितना क्राउडेड होता जाएगा ग्रुप, बल्कि होता जाएगा, है ना, मतलब साइज ग्रुप का अगर इंक्रीज होता जाएगा तो रिपल्सन होता जाता है। तो रिपल्सन से क्या होता है वो समझेंगे अभी, और हाइड्रेशन एनर्जी से क्या होता है वो समझना है तुम्हें। तो पहले हाइड्रेशन एनर्जी या स्टेरिक इफेक्ट समझ लो। देखो क्या होता है, जैसे अगर मान लो टर्शियरी अमाइन लिया, एक्वस फेज में टर्शियरी अमाइन लिया, तो टर्शियरी अमाइन में क्या होता है बेटा, ये देखो, ये आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और प्लस आई इफेक्ट जो है ये अच्छा काम करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। बट यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप बल्की हो गया तो इनके बीच में आपस में क्या होने लगता है,
रिपल्सन होने लगता है, ग्रुप ग्रुप आपस में फाइट करने लगते हैं, है ना। तो जब ग्रुप के बीच में फाइट हो रही है तो उसका जो मेन फंक्शन है, क्या फंक्शन था इसका, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में ये हेल्प करता। तो अभी क्या हुआ कि जब ये इनकी आपस की फाइट हो रही है तो इनका मेन काम जो है वो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं ये कि इनको करना क्या था, है ना। तो क्या होता है जब इनकी फाइट होती है, मतलब स्टेरिक इफेक्ट जब लगता है, स्टेरिक इफेक्ट मतलब रिपल्सन जब होता है तो इनका मेन फंक्शन क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो जो काम था इनका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये इजी फॉर्म बना रहे थे, वो काम इनका डिस्टर्ब हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि ये आपस में फाइट कर रहे होते हैं। क्लियर। तो इनका काम था इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालता, बट ये आपस में फाइट में बिजी हैं, इस वजह से इनका मेन फंक्शन जो हो गया वो डिस्टर्ब हो गया। इस वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ स्लाइटली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा होता है। तो ये कह सकते हो कि टर्शरी का बेसिक स्ट्रेंथ कम होने का रीजन क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट। क्लियर। अब प्राइमरी का क्यों, प्राइमरी का बेसिक स्ट्रेंथ क्यों हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा है, एक पॉइंट नोट करो, देखो दोनों कंडीशन में मिथाइल हो या हायर एल्काइल हो, दोनों कंडीशन में सेकेंडरी अमाइन जो है वो ज्यादा बेसिक है ना। तो ऐसा क्यों कि टर्शरी अमाइन कम हो गया और प्राइमरी अमाइन कम हो गया। तो टर्शरी अमाइन का तो रीजन समझ लिया कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, बट प्राइमरी अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ क्यों कम हुआ वो चेक करो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना कि हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होता है। हाइड्रेशन एनर्जी में अमोनियम आयन जब बना देते हो, कौन सा, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन जब बनता है तो ये अमोनियम आयन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा ये बॉन्ड बनेगा, है ना, उतनी एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बेटा उतने ही ये बेसिक होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर ये बात, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज, और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज उतना ज्यादा बेस स्ट्रांग होता जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ देखो, यहाँ सपोज हमने लिया प्राइमरी अमाइन, ये लिया हमने प्राइमरी अमाइन, ऐसा देखो ये हमने ले लिया प्राइमरी अमाइन और ये था प्राइमरी अमाइन और इसका हमने बना दिया अमोनियम, NH2 था NH3 बना दिया। देखना ध्यान से, NH3 अगर है तो देखो क्या हुआ, N के साथ कितने H हैं, यहाँ देखो, इसी की स्टेबिलिटी तुम्हें चेक करनी है ना अमोनियम की। तो यहाँ पर 3H है, तो इसके साथ अगर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो एक वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना। एक वाटर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, देखो यहाँ, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बनाएगा। तो प्राइमरी अगर तुमने लिया था तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। अब अगर तुम सेकेंडरी लेते हो, यहाँ सेकेंडरी लेते हैं हम, सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, अमोनियम अगर इसका लोगे तो देखो क्या करोगे, R2NH होता, तो अब इसको हमने क्या कर दिया, NH2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम बना दिया इसको। अब देखो अगर इसका तुम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हो तो देखो ध्यान से, R और N के साथ, R2 N के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 2 ही हाइड्रोजन हैं। तो अगर तुम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे इसका तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज हो गया इसके कंपेयर में, प्राइमरी के कंपेयर में। अब टर्शियरी लोगों तो और कम हो जाएगा ना, क्योंकि टर्शियरी के पास कितने एच आएंगे, देखो ये होता है तुम्हारा टर्शियरी अमाइन। अब टर्शियरी अमाइन के पास अगर तुम प्रोटॉन देते हो तो ये हो गया। अब ये तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, राइट। तो अब देखो अगर तुम हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करो तो प्राइमरी में हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ध्यान से समझना, ये हमने ऑर्डर बनाया किसका, हाइड्रेशन एनर्जी का, हाइड्रेशन
एनर्जी का। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि प्राइमरी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी होगी सेकेंडरी में ये और टर्शरी में। अब मेन पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन एनर्जी से अगर तुमने कंपेयर किया तो प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक था, और अगर स्टेरिक से कंपेयर किया, देखो स्टेरिक से कंपेयर किया तो स्टेरिक एंड्रेंस किस में था, मतलब स्टेरिक इफेक्ट जो था वो सबसे ज्यादा किस में लग रहा था, टर्शरी में, है ना? देखो ध्यान से, स्टेरिक जो है वो टर्शरी में लग रहा है और हाइड्रेशन जो है वो किस में लग रहा है, प्राइमरी में लग रहा है। अब अगर सेकेंडरी को देखो तुम, सेकेंडरी में ना तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और न स्टेरिक ज्यादा है। मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी जो है दोनों फॉर्म में बैलेंस है। क्लियर है ये बात? उसमें ना हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा हो रही है ना स्टेरिक एंड्रेंस लग रहा है, स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है, तो दोनों चीजें बैलेंस है किसमें, सेकेंडरी में। इसीलिए यहां पर जब भी हम लोअर एल्काइल और हायर एल्काइल को कंपेयर करते हो तो यहां पर सेकेंडरी हमेशा क्या होता है, मोर बेसिक होता है। और फिर ये दो जो हैं उस सीक्वेंस में आ जाते हैं कि किसमें कौन सा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है ना? तो यहां पर जब लोअर एल्काइल लेते हो तो तुम्हारा स्टेरिक इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग देन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टेरिक इफेक्ट अगर डोमिनेट कर रहा है तो टर्शरी क्या हो जाएगा, इसका बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? यहां पर डोमिनेट कर रहा है क्या, स्टेरिक इफेक्ट, और यहां पर डोमिनेट कर रहा है तुम्हारा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, यहां पर भी तुम्हारा स्टेरिक इफेक्ट का पावर जो हाइड्रोजन बॉन्ड से कम हो गया, तो इसमें टर्शरी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या है वो बढ़ गया, क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो बस इनमें जो सेकेंडरी दोनों में होने का रीजन सेम है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी बेचारा बैलेंस है दोनों कंडीशन में, ना तो स्टेरिक है उस पर ज्यादा ना हाइड्रोजन है ज्यादा, तो इसलिए वो दोनों कंडीशन में, लोअर और हायर दोनों कंडीशन में ज्यादा बेसिक हो गया। अब कंपेयरिंग तुम्हारा प्राइमरी और टर्शरी में कि किसी में प्राइमरी का ज्यादा बेसिक और किसी में टर्शरी का ज्यादा बेसिक है, तो किसी में स्टेरिक ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, किसी में हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो इस वजह से ये ऑर्डर इनका हो जाता है। क्लियर? तो अब यही चीज तुम्हें एक्सप्लेन करनी होती है और ऑर्डर को तुम्हें याद रखना है, क्योंकि कभी तुम्हें अरेंज करना हो तो तुम बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके, और इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये पूरा हमने ऑर्डर भी बना दिया और तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करने का तरीका भी बता दिया, ऐसे भी याद कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन की कंपेयरिंग। अब आते हैं हम आगे एनिलीन। एनिलीन को कंपेयर करना है। एनिलीन को पहले चेक कर लेते हैं कि एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, है ना? अब देखो एनिलीन बेटा ये होता है। अब अगर लुईस कॉन्सेप्ट से देखो तो यहां पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और तुम्हें देखना है कि क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है। देखो नहीं कर पाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा डीलोकलाइजेशन में, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर घूमेगा, तो जब ये अंदर घूम रहा है तो बाहर डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी क्या हो गई, कम ही हो जाएगी, है ना? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला जाएगा। तो देखो जब तक ये अंदर घूमेगा तब तक तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा, है ना? तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन अंदर गया और ये बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ, तो ये आ गया यहाँ पर और ये आ गया यहाँ पे, मतलब रेजोनेंस बना लोगे इसका, ये शिफ्ट होगा यहाँ, ये शिफ्ट होगा यहाँ, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब ये है कि क्या इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है टू डोनेट? नहीं है फ्री। क्यों? क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर? तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट अगर कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डाल देना, क्योंकि लोन पेयर अंदर जा रहा है ना? तो अब इसका इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो डोनेट नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, इसे हम कंपेयर करते हैं अमाइन से, है ना? इसे कंपेयर करो अमाइन से, तो देखो क्या हो गया। अब ये तो है तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट, है ना? आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हो। और एनिलीन अगर देखो तो सीधी सी बात है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है अंदर,
है ना, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो बेटा सिंपल सा क्या हो जाएगा, अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन, एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। क्लियर, क्लियर है ये बात। तो जब भी एलिफेटिक और एरोमेटिक को कंपेयर करना हो तो हमेशा एलिफेटिक जो है वो ज्यादा बेसिक होगा। चलो अब आगे चेक करते हैं, ये सारे कंपेयरिंग तुम्हें विथ रीजन पूछा जाता है तो रीजन समझ लेना, क्या रीजन है कि एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्यों कम है, क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है तो डोनेट नहीं कर सकता है। तो अब देखो यहाँ पर बेटा एनिलीन को उसके डेरिवेटिव से कंपेयर करेंगे, सबस्ट्रेंट से एनिलीन लेंगे। यहाँ पर एनिलीन है और कोई ग्रुप अगर लगा हो यहाँ पर, है ना, तो इस ग्रुप का इस पे क्या इफेक्ट होगा। अब ये ग्रुप जैसे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो तुम खुद देखो अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन और आसानी से अंदर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है तो डोनेट नहीं हो पाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, देखो ध्यान से डिक्रीज करेगा ना, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है ना। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये इसको देगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। क्लियर। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, राइट, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। क्लियर। तो पहले तो तुम्हें ये चीज समझनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद से तुम्हें चेक करना है कि रिंग पे जो ग्रुप लगा हुआ है ना, उसे भी तुम्हें देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कैसे कौन से फैक्टर को देख करके बताओगे, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले तो ये पॉइंट नोट कर लो कि एनिलीन में अगर कोई सबस्ट्रेंट लगा हुआ है और वो सबस्ट्रेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो बेसिक स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं ग्रुप लगा करके, ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जब भी कोई ग्रुप रिंग पे लगा होता है तो वहां पर दो फैक्टर मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। दो फैक्टर यहाँ पे कौन सा वर्क करता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है और रेजोनेंस, ये दोनों चेक करोगे, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट कह सकते हो या आर इफेक्ट कह सकते हो। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट ये दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं। ठीक, तो इसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ में मेंशन कर लिया है, वो सारे पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं, वो तुम वीडियो देख करके उससे पहले नोट कर लेना, फिर यहाँ कंपेयरिंग करना तभी इजी होगा, है ना। अगर पता है तो फिर से एक बार मैं ऐसे रिवाइज करवा दे रही हूँ कि अगर कोई ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगा होता है तो उस पे आई और एम इफेक्ट दोनों लगता है। अगर कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा होता है तो उस पे सिर्फ आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। क्लियर, ये बात पॉइंट नोट कर लो कि ऑर्थो और पैरा पे है तो दोनों फैक्टर मिलकर के डिसाइड करेंगे। और आई फैक्टर तुम्हें चेक करना होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से तुम्हें देखना होता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हो ग्रुप के फर्स्ट एटम की जो रिंग से जुड़ा हुआ है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस आई इफेक्ट होता है, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब प्लस आई इफेक्ट होता है। और एम इफेक्ट के लिए बेटा तुम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं है। अगर ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। अगर रिंग के पास ग्रुप के पास लोन पेयर नहीं है तो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, वो माइनस एम इफेक्ट देता है। क्लियर, ये पॉइंट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखवाया था कि हेलोजेंस जो होते हैं वो किसी भी पोजीशन पे, चाहे ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पर भी लगा दो, वो सिर्फ आई और आई में भी सिर्फ माइनस आई इफेक्ट देते हैं। और अल्काइल ग्रुप जो है उसके लिए तुम्हें कोई भी लोन पेयर, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं चेक करनी है। उसके लिए सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है कि वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। चाहे तुम इंडक्टिव इफेक्ट से देखो या तुम मेसोमेरिक इफेक्ट से देखो, दोनों कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो आई इफेक्ट से बताओगे तो वो प्लस आई इफेक्ट है, और एम इफेक्ट से बताओगे तो प्लस एम इफेक्ट है। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स जो है हमने उसमें लिखवा दिए हैं, जाकर के चेक कर लेना, सारे पॉइंट्स लिख लेना। अब यहाँ पर तुम्हें ये जो ग्रुप लगे हुए हैं तो पहले तुम इन्हें देख करके डिसाइड करना है कि ये ग्रुप कौन से है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पर बेटा देखो आई इफेक्ट से अगर देखो तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये माइनस आई इफेक्ट देगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, देखो ध्यान से, अगर इसके बॉन्ड को ओपन करो तो ये इस तरह का बॉन्ड बना रहा है ना रिंग के साथ, समझ रहे हो? तो इस तरह का बॉन्ड जो बना रहा है, देखो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट, 1 इधर, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते, पांचों पार्टिसिपेट कर गए हैं, तो इसका मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है, तो ये डोनेट नहीं कर सकता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या दे देगा, प्लस एम या प्लस सॉरी माइनस एम या माइनस आर भी लिख सकते हो। हेलोजन के लिए अभी हमने क्या बताया, ये किसी भी पोजिशन पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट देगा, ये एम इफेक्ट नहीं देता है। क्लियर? अल्काइल ग्रुप के लिए भी हमने क्या बताया, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं चेक करना है, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टीज की वजह से ये हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्लियर? तो यहाँ देखो इसको क्या बोलोगे, प्लस आई ग्रुप है और प्लस एम ग्रुप है। ठीक, अब यहाँ पर देखो OCH3, ऑक्सीजन को अगर तुम कार्बन से कंपेयर करो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आई बोलेगा कि ये माइनस आई है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और देखो यहाँ ध्यान से, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो एम से अगर पूछोगे तो ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर? तो अब देखो यहां पर दोनों फैक्टर मिल करके कह रहे हैं कि विड्रॉइंग है, तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कह रहा है विड्रॉइंग, तो विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये दोनों मिलकर के कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर इसमें आई कह रहा है विड्रॉइंग, एम कह रहा है डोनेटिंग, तो एम जो कह रहा है वो मान लो, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो मोर डोमिनेटिंग होता है देन आई इफेक्ट। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन फाइनली डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? तो अब देखो विड्रॉइंग पावर अगर देखोगे तो NO2 का विड्रॉइंग पावर बेटा ज्यादा होता है, तो विड्रॉइंग पावर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा, तो सबसे कम ये हो गया। इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो इन दोनों में इसका कम होगा, तो सबसे कम ये हो गया, फिर ये हो गया। अब ये दोनों डोनेटिंग ग्रुप हैं। डोनेटिंग ग्रुप बेटा देखोगे तो डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो अब तुम्हें देखना है कि ये ज्यादा डोनेटिंग है या ये ज्यादा डोनेटिंग है। तो प्लस एम का इफेक्ट ऑर्डर ये होता है बेटा, सबसे ज्यादा NH2 होता है, फिर OH होता है, देन होता है तुम्हारा OCH3 एंड देन CH3। तो डोनेटिंग पावर अगर देखोगे तो OCH3 का ज्यादा होता है देन CH3। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा था, ये देखो इंक्रीज कर रहा था, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये होगा, है ना। अब यहाँ पर ऑर्डर तो सही है, ये यही ऑर्डर बनेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डोनेटिंग पावर इसमें है, तो डोनेटिंग पावर क्या कर रहा है, देखो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे कम बेसिक ये होगा। क्लियर? नोट कर लो फटाफट से। तो यहाँ पर ऐसे ही फैक्टर्स तुम्हें चेक करके बताना है ना, और इनकी सबकी नेमिंग कर लेना, क्योंकि नेम से तुमसे पूछा जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर बना के नहीं देते हैं। चलो, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट बेटा, ऑर्थो इफेक्ट में क्या होगा, ऑर्थो डेरिवेटिव्स जो होगा, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, एनिलीन का ऑर्थो डेरिवेटिव जो होगा आर ऑलवेज लेस, क्या होगा ये, लेस बेसिक देन एनिलीन। है ना, ऑर्थो डेरिवेटिव जो होगा वो हमेशा ही लेस बेसिक होगा देन एनिलीन, इररिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तुम्हें कुछ नहीं चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो सब नहीं चेक करना है। एनिलीन से इसका बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम होगा। दिस इज ड्यू टू दो रीजन यहाँ पे वर्क कर रहा होता है, एक स्टेरिक इफेक्ट वर्क कर रहा होता है और या हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क कर रहा है, कोई ना कोई फैक्टर हो रहा होता है जिसकी वजह से ऑर्थो जो है वो हमेशा लेस बेसिक होता है, किससे, एनिलीन से। तो यहाँ पर देखो
जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एनिलीन, एनिलीन है ना, और यहाँ ले लिया CH3, और ये हमने सिर्फ ले लिया एनिलीन। ये देखो, तो ऑर्थो पे कोई ग्रुप है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम कर देना ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, है ना। रीजन कुछ है, यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट वर्क कर रहा होता है ना। वो डिटेल में हम लोग डिटेल स्टडी जब करेंगे इसकी, SIP इफेक्ट लगता है वो चेक करेंगे, ठीक। तो अभी क्या करना है तुम्हें, ऑर्थो इफेक्ट कॉज्ड बाय स्टेरिक इफेक्ट, और तुम हाइड्रोजन बॉन्ड कोई एक फैक्टर यूज हो रहा होता है, तो यहाँ पर स्टेरिक की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है, ऐसे ही देखो। अगर हमने ऑर्थो पे कोई ग्रुप लिया, देखो NH2, यहाँ हमने ले लिया NO2, राइट, और हमने यहाँ ले लिया एनिलीन। तो जब भी एनिलीन को उसके किसी ऑर्थो डेरिवेटिव से कंपेयर करोगे तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऑर्थो डेरिवेटिव, अब इरिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग, यहाँ डोनेटिंग था, यहाँ विड्रॉइंग था। डोनेटिंग बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो बढ़ाना चाहिए था यहाँ पर, है ना, बट नहीं बढ़ा रहा है। रीजन क्या है, रीजन होता है इसका स्टेरिक इफेक्ट लगता है ना, इस वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे कम हो गया, है ना। और यहाँ पर ये था विड्रॉइंग का वैसे भी कम ही होता है ना, बट यहाँ पर हम नेचर नहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम। क्लियर, चलो अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये पॉइंट याद रखना है ना। ये हो गई कंपेयरिंग, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ऑर्थो का कम हो जाएगा, है ना। इसको कंपेयर करोगे ऑर्थो का कम हो गया। अब ये कंपेयर करो, देखो ये है तुम्हारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, देखो ध्यान से, ऑर्थो पोजीशन पे ये +I है और +M है, +R भी लिख सकते हो इसको। मेटा पोजीशन पे बेटा सिर्फ I इफेक्ट लगता है, मेटा पोजीशन पे ये क्या है, +I है। पैरा पोजीशन पे ये फिर से +I और +M है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और जब ऑर्थो और पैरा को देखते हो, ऑर्थो और पैरा को जब देखते हो तो ऑर्थो पे इफेक्ट हमेशा ही ज्यादा होता है। मतलब अगर डोनेटिंग पावर तुम देखोगे कि ऑर्थो पे ज्यादा है या पैरा पे ज्यादा है, तो ऑर्थो पे ज्यादा हो क्योंकि डिस्टेंस कम होता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ही बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अभी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, पैरा, है ना। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, पैरा। इसके बाद से क्या आ जाएगा तुम्हारा, मेटा आ जाएगा, है ना। मेटा आ जाएगा क्योंकि ऑर्थो जो है वो एनिलीन से भी कम होगा, तो यहां पर ले लोगे मेटा। मेटा के बाद क्या आ जाएगा बेटा, एनिलीन आएगा, और एनिलीन के बाद से क्या आ जाएगा, ऑर्थो। समझ गए, तो ये ऑर्डर होगा इसका। क्लियर, चलो ये हमने कौन सा ग्रुप लगाया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया था, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता था, है ना। लेकिन ऑर्थो का क्या कर दिया, कम कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया, देखो -I -M, ये सिर्फ देगा -I और ये देगा -I -M दोनों। अब विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, और ऑर्थो और पैरा पे I और M दोनों लग रहा है, तो ऑर्थो और पैरा पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, चाहे विड्रॉइंग का हो या डोनेटिंग का हो। तो अब विड्रॉइंग पावर जो है ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है, बट ऑर्थो और पैरा में किस पे ज्यादा है, तो ऑर्थो पे विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगा, क्लियर, क्योंकि डिस्टेंस कम है उसका। तो ऑर्थो पे अगर विड्रॉइंग पावर ज्यादा है तो वैसे भी ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा, किसका, एनिलीन से कम होगा। अब अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो ये सारे विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये तीनों विड्रॉइंग ग्रुप हैं, और विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा इसमें, एनिलीन होगा, सबसे ज्यादा एनिलीन होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये सारे विड्रॉइंग ग्रुप हैं, सारे बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा बेसिक इसमें से कौन सा होगा, ऑर्थो और पैरा को अगर देखो तो ऑर्थो पे इफेक्ट सबसे ज्यादा, यानी ऑर्थो सबसे कम हो जाएगा, फिर पैरा हो जाएगा, और मेटा पे इफेक्ट थोड़ा कम है, तो मेटा का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा फिर पैरा, और सबसे लास्ट में आ जाएगा ऑर्थो, सबसे कम बेसिक हो गया ऑर्थो। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्लियर।
नोट करते चलो सारे एग्जांपल्स। ये देखो, ये है एनिलीन, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका अंदर जा रहा है। अब देखो एक फिनाइल रिंग ये, और ये देखो C6H5 है, एक और फिनाइल है, तो फिनाइल ग्रुप अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, इधर रिंग में जाएगा, इधर रिंग में जाएगा, मतलब कि रेजोनेंस और बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, रेजोनेंस और बढ़ेगा, डिलोकलाइजेशन इधर पहले फिर इधर। तो जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जितना रिंग के अंदर घूमेगा उतना डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिनाइल रिंग जब तुम जितना बढ़ाते जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होता जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या हो जाएगा, एनिलीन, है ना। देन एन फिनाइल एनिलीन, एन एन डाइफिनाइल एनिलीन। क्लियर, सिंपल। चलो आगे देखो, ये एग्जांपल देखो, ये है एनिलीन, है ना। अब देखो इसमें रिंग जो है सब में कॉमन हो गया, मतलब रेजोनेंस तो सब में बराबर बनेगा, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो प्लस आई इफेक्ट इसमें बढ़ा इसकी वजह से, है ना। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप और बढ़ा दिया तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट और बढ़ गया। तो प्लस आई इफेक्ट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था बेसिक स्ट्रेंथ के, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका टर्शियरी सबसे ज्यादा बेसिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। चलो अब देखो पीकेबी, केबी और पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ। सिंपल तरीके से अगर तुमसे पूछते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछ लेते हैं, है ना। अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो तुम्हें डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ नहीं पूछेंगे, तुम्हें पूछ लेंगे अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए और पी के ए। तो क्या रिलेशन है बेसिक स्ट्रेंथ का और के ए का, या बेसिक स्ट्रेंथ पी के बी का, के बी और पी के बी का। तो यहाँ पर बस सिंपल सा ये लिख लो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के बी के, है ना। तो मतलब कंपाउंड को तुम बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर लो, वही ऑर्डर जो होगा वो केबी का होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी के। बस सिंपल तरीका। अगर तुम्हें केबी के पीकेबी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहते हैं तो तुम बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर लो, उसको रिवर्स कर लो, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा पीकेबी का ऑर्डर। तो ऐसा बहुत ऐसा कई बार पूछा हुआ है कि तुम्हें सीधा सीधा बेसिक स्ट्रेंथ ना पूछ करके के ए का ऑर्डर पूछा हुआ है, या पी के बी का ऑर्डर पूछा हुआ है, या पी के बी का ऑर्डर पूछा हुआ है। तो उस कंडीशन में तुम्हें कुछ नहीं करना, अरेंज तुम उसी ऑर्डर में करो जैसा तुमने तैयार किया है, बस उसको ये इस रिलेशन को याद रखो, इस रिलेशन पे फिर कंपेयर कर लेना, है ना, समझदारी से। ठीक है, तो चलो अब ये सारी कंपेयरिंग हो गई है, और मैं फिर से तुम्हें बता दूं कि ये जो कंपेयरिंग है बेटा ये सिर्फ हमने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के हैं। कंपेयरिंग अभी और भी बहुत सारे हैं, तो वो अभी आपको नहीं करना है, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतनी कंपेयरिंग तैयार कर लेना, जो रूल्स बताएं जो प्रोसेस बताए उन रूल्स को समझते हुए ये करना, ठीक है। तो अब हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले ऑर्गेनिक की तैयारी हो गई है, बस कन्वर्जन थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। तो सारे वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, है ना, उसकी प्रैक्टिस खुद से कॉपी पे लिख करके करो, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, जिससे तुम्हारे फ्रेंड्स के पास भी ये जाता रहे, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बोर्ड का ही टॉपिक लेकर के चलेंगे जिससे तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले सारी तैयारी हो जाए, ठीक है। चलो फिर तब तक के लिए बाय, टेक केयर।